हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सबने इंटरस्टेलर मूवी जो वर्ष 2014 में आई थी उसको खूब ही एंजॉय किया होगा। वो साइंस फिक्शन की दुनिया में एक बेहतरीन नजराना था और उसके सारे साइंटिफिक फैक्ट्स बहुत हद तक भौतिकी के नियमों के अंतर्गत बिल्कुल सही हैं। उस मूवी में अनेकों कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को टच किया गया था, जैसे वर्म हॉल, ब्लैक हॉल, बाइनरी कोड, मोर्स कोड, टाइम ट्रेवल, ग्रेविटी, 5 डायमेंशनल बीइंग, टेसेरेक्ट आदि। हम में से तो कई लोगों ने इन शब्दों को पहली बार सुना होगा, तो मेरा ये वीडियो आपको इन्हीं सब विषयों को सिंपल तरीके से समझने में मदद करेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इंटरस्टेलर मूवी की संक्षिप्त में कहानी सुननी है तो आप मेरे इस वीडियो के अंत में मेरे अंदाज में इंटरस्टेलर मूवी का संक्षिप्त हिंदी वर्णन देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वर्म हॉल के बारे में। वर्म हॉल स्पेस टाइम में आकाशीय बिंदुओं को जोड़ने वाली एक काल्पनिक संरचना है। इसे एक सुरंग के रूप में देखा जा सकता है जिसके 2 सिरे स्पेस टाइम में अलग अलग बिंदुओं पर हैं और जो उन्हें जोड़ देता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना? कोई बात नहीं, चलिए इसे आसानी से समझते हैं। पूरा अंतरिक्ष एक बड़ी सी चादर के समान है। इसे कहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक। ये चादर कर्वेचर में फैली हुई है, या यूं कहें सिकुड़ी हुई है। और सरल भाषा में समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि सलवटें पड़ी हुई है। अब इस सिकुड़ी हुई चादर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई चींटी या तो धीरे धीरे चलकर पूरी चादर को क्रॉस करे, या जहां से चादर सिकुड़ी हुई है वहां से सुरंग बनाकर दूसरी जगह जल्दी से पहुंच जाए। वैसे ही अंतरिक्ष में वर्म होल बनाकर दूसरी तरफ निकल सकते हैं, परंतु इसमें आप वहीं निकल पाएंगे जहां चादर सिकुड़ी हुई है। इसीलिए वर्म होल जो इंटरस्टेलर मूवी में बताया है वो शनि प्लैनेट के पास बताया गया है। यदि इंटरस्टेलर मूवी में 5 आयामी मानवों को मदद ही करनी थी तो पृथ्वी के पास ही वर्म होल बना देते, परंतु वो संभव नहीं था। आशा करती हूँ आपको ये स्पष्टीकरण समझ आया होगा। चलिए अब समझते हैं ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय का एक क्षेत्र है जिसमें गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि कोई भी पदार्थ या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश इससे बच नहीं सकता। ये ब्लैक होल क्यों बनते हैं इसके कारण आज तक खोज ही रहे हैं। हालांकि एक थ्योरी के अनुसार जब कोई बहुत बड़ा तारा नष्ट हो जाता है तो एक सिंगुलैरिटी में परिवर्तित हो जाता है। सिंगुलैरिटी का मतलब एक बहुत ही सूक्ष्म वस्तु जो अत्यधिक घनी हो, जिसका शायद 1 मिलीग्राम भी करोड़ों अरबों टन भारी हो। वो इतना भारी होता है कि किसी भी ग्रह, उपग्रह, वस्तु आदि को अपने अंदर खींच लेती है। यदि कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो आपको पल भर में ही नष्ट कर देगा। इसीलिए कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में जैसे ही गया कुछ ही पलों में नष्ट हो गया। यदि कूपर को टेसेरेक्ट में भविष्य के 5 आयामी मानव डालकर बचा नहीं लेते तो वो भी नष्ट हो जाता। आइए अब समझते हैं टेसेरेक्ट क्या होता है। टेसेरेक्ट एक 4 आयामी वस्तु है जो हम 3 आयामी दृष्टि वाले लोगों के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है। इसको समझने से पहले 2 आयामी जीव का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक चींटी है, वो किसी भी चीज पर जब चलती है तो उसे केवल 2 ही आयाम दिखते हैं। वो केवल आगे पीछे या दाएं बाएं ही जाती है। वो किसी रस्सी पर चलती है तो उसमें आगे पीछे या दाएं बाएं ही जा रही है, पर हमें लगता है वो रस्सी पर उल्टा चल रही है और नीचे गिर सकती है। परंतु चींटी को नीचे गिरने का डर नहीं है क्योंकि वो गहराई को माप ही नहीं सकती। उसके लिए रस्सी 1-2 आयामी जगह है जहां वो आगे पीछे या दाएं बाएं ही जाएगी। इसी प्रकार चींटी सीलिंग पर चलती रहती है बिना ये सोचे कि वो नीचे गिर जाएगी। उसे उस गहराई का एहसास ही नहीं है। परंतु हम जो 3 आयामी दृष्टि रखते हैं,
हम चींटी को सीलिंग पर चढ़ता देखते हैं तो हमें लगता है कि वो नीचे गिर सकती है। हालांकि प्रकृति ने उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया है कि उन पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम लगता है और उनके कवर्ड हाथ पैर उन्हें ग्रिप प्रदान करते हैं। ऐसे ही टेसरेक्ट एक 4 आयामी स्पेस है जिसमें 2 पैरेलल क्यूब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस ये मान लीजिए कि आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं के साथ साथ आपके पास एक और भी आयाम है। ये एक स्पेस का आयाम है। हालांकि मूवी इंटरस्टेलर में जो टेसरेक्ट है उसमें ये मानना पड़ेगा कि ये आयाम समय का है। कूपर टेसरेक्ट में समय में आगे पीछे जा सकता था, इसीलिए वो अपनी बेटी से कभी भी बात कर सकता था, परंतु डायरेक्ट नहीं, केवल बाइनरी कोड के जरिए। इससे पहले हम बाइनरी कोड और मोर्स कोड को समझते हैं, हम उन 5 आयामी भविष्य के मानवों को भी यहाँ समझ लेते हैं जिन्होंने कूपर को टेसरेक्ट में डाला था ताकि वो ब्लैक होल में गिर के मर ना जाए। ये 5 आयामी जीव हैं जो समय और ग्रेविटी में भी आगे या पीछे जा सकते हैं। समय को समझना तो आसान है, परंतु ग्रेविटी में आगे पीछे जाना ये भी बहुत सिंपल है। इन लोगों ने वो विकास का दर्जा हासिल कर लिया है कि किसी भी चीज़ की ग्रेविटी को बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए ब्लैक होल में रोबोट टार्श गिरा, फिर भी वो सिग्नल भेजता रहा क्योंकि ब्लैक होल की विनाशकारी ग्रेविटी पुल को उन भविष्य के मानवों ने खत्म कर दिया और टार्श अपना डाटा कलेक्ट करता रहा जो उसे उस ब्लैक होल में जाने के बाद मिला। ये भी हो सकता है कि ब्लैक होल में उसे कोई डाटा ही नहीं मिला हो, अपितु भविष्य के मानवों ने ही वो डाटा टार्श को दिया हो और वो डाटा कूपर के द्वारा अपनी बेटी को घड़ी के माध्यम से देने के कारण वो मानव जाति को बचा पाई। तो ये भविष्य के मानव समय में आगे पीछे जा सकते हैं, परंतु ये पास्ट की किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते थे। वो पास्ट के लोगों के साथ संपर्क नहीं कर सकते थे, परंतु वो कुछ आइडिया वगैरह दे सकते थे, जैसे कूपर ने अपनी बेटी को दिया। यही इस मूवी में इसे पहले भूत पोल्टरगाइस्ट बोला गया। इसका एक मकसद ये हो सकता है, हम कई बार कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव करते हैं जो शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते और उन्हें हम भूत या अलौकिक शक्ति बोल देते हैं। हो सकता है भविष्य में मानव वाकई में इतना ताकतवर हो जाए कि वो समय में आगे पीछे जा सकता हो। कई बार जो आपको भूत जैसी अनुभूति देते हैं हो सकता है भविष्य के मानव हो वो, परंतु हमारे सामने सीधे सीधे नहीं आ सकते। वो बस किसी बाइनरी कोड के जरिए ही कुछ संदेश दे सकते हैं, परंतु हम उन संदेशों को समझने की बजाय भूत प्रेत में फंस कर रह जाते हैं। अब ये वाकई में सच है या नहीं ये कह पाना तो मुश्किल है, परंतु आइए अब समझते हैं बाइनरी कोड क्या होते हैं और क्यों इनके जरिए टाइम ट्रैवलर बात कर पाता है। बाइनरी कोड शून्य या इकाई से बना एक कोड है। इसमें सब कुछ 0 और 1 है। नहीं समझे? तो आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आपने मुझे एक मैसेज भेजा 011 00001 011 00010 011 00011। तो इसका मतलब है आई एम गुड। एस की भाषा कोड से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप मात्र 0 और 1 से पूरा का पूरा मैसेज दे सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर इसे बहुत ही जल्दी पढ़ लेता है। अब ये समझते हैं कि इंटरस्टेलर मूवी में कूपर के लिए टेसरेक्ट से ये बाइनरी कोड भेजना आसान क्यों था। क्योंकि कूपर को भविष्य के मानवों ने एक टेसरेक्ट में रखा था जहां उसके पास समय में आगे पीछे जाना और ग्रेविटी को मैनिपुलेट करना आसान था। वह अपनी बेटी के पास उस समय गया जिस समय वो डॉक्टर जॉन की इक्वेशन पर काम कर रही थी। क्योंकि कूपर टेसरेक्ट में ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट कर सकता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को ग्रेविटी के माध्यम से बाइनरी कोड में संदेश भेजा।
इसे यूं समझते हैं कि भविष्य का कोई प्राणी आज हमारे पास टाइम ट्रेवल करके आएगा तो वह हमसे सीधे संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम पैराडॉक्स के कारण ये संभव नहीं है। अभी टाइम पैराडॉक्स क्या है? तो टाइम पैराडॉक्स को समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसलिए उस भविष्य के प्राणी को यदि हम तक कोई संदेश पहुंचाना है तो वह तभी पहुंचा सकता है जब वह ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट करे, अर्थात वह किसी स्थान पर ग्रेविटी ज़्यादा कर सकता है और किसी स्थान पर ग्रेविटी कम कर सकता है। इसी प्रकार से कूपर ने धूल के कणों को कुछ जगह इकट्ठा कर दिया, जिससे बाइनरी कोड का एक पैटर्न बन गया और उसे नासा का एड्रेस भेजना आसान हो गया। ऐसे ही उसने अपनी पुत्री मर्फ को घड़ी के माध्यम से संदेश भेज दिया था। ऐसे ही है मोर्स कोड, जो डॉट और डैश पर चलता है। एक डॉट और डैश मतलब ए, डैश और 3 डॉट्स मतलब बी आदि। अब आखिर में समझते हैं टाइम ट्रेवल को। यदि आप प्रकाश की गति से तेज जाते हैं तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के अनुसार आप समय में पीछे जाएंगे। इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। परंतु इंटरस्टेलर मूवी में जो टाइम ट्रेवल बताया गया है वो है ग्रेविटी के कारण। यदि आप किसी ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन के बहुत पास हैं तो आपका समय बहुत धीरे चलेगा। इवेंट हॉराइजन में समय चलेगा ही नहीं। जैसे कूपर जब टेसरेक्ट में था तब उसका समय स्थिर था। इंटरस्टेलर मूवी में इसलिए जितना समय कूपर, एमिली आदि ने मिलर प्लैनेट पर बिताया, यानी तकरीबन 3 घंटे 17 मिनट, उतने में एंड्योरेंस पर रोमिली 23 साल से भी ज्यादा बूढ़ा हो गया। वो इसीलिए क्योंकि मिलर प्लैनेट ब्लैक होल के बेहद नजदीक था। उपरोक्त सभी जानकारी जो इंटरस्टेलर से संबंधित है, मैंने इसको द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर किताब से लिया है, जो कीप थॉर्न ने लिखी है। उसमें से संदर्भित की है, हालांकि कुछ एक्सप्लेनेशन मेरे अपने भी हैं। आशा करती हूँ कि मैं आपको इन कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स को अपनी सरल भाषा में समझा पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक साइंस फिक्शन मूवीज, बुक्स या थ्रिलर मूवीज एंड बुक्स और मस्ट रीड बुक्स सुनने के लिए मुझे मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।